हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। हमने इससे पहले जो क्लास डाली थी वो थी हमारी पॉलिटिकल साइंस, और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की अब तक जितने भी हमने क्लास डाली है उसके अंदर अभी हमारा यूनिवर्स चला हुआ है, और पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम स्टार के बारे में बात कर रहे थे कि भाई तारे क्या होते हैं, किस तरीके से प्रकाश बनाते हैं, किस तरीके से स्टार का निर्माण होता है, और किस तरीके से एक तारे के अंदर अवस्थाएं आती हैं, स्टेज आती हैं उनकी एज को लेकर, कौन सी एज में किस प्रकार का वो लाइट पैदा करते हैं, कैसे कौन से कलर में दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में अपना पता किया, और जिसके अंदर आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी इस बड़े तारे को लेकर, यानी जिसका नाम क्या है, सूर्य, सन। सूर्य किस तरीके से बना है, सूर्य के अंदर ऐसा क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में आज हम अपनी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य के बारे में। जो सूर्य है एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। जो सूर्य का व्यास बताया जाता है, यानी डायमीटर जिसे कहते हैं, वो बताया जाता है 13,82,000 किलोमीटर। कुछ बुक है जिसमें 13,92,000 किलोमीटर भी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, 13,82,000 किलोमीटर ये बताया जाता है सूर्य का व्यास। और ये व्यास हमारी जो पृथ्वी है उससे लगभग 109 गुना अधिक है भाई, ठीक है। फिर कंप्लीटली जो सूर्य है, तो सूर्य के बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ग इंच से, सूर्य के अंदर प्रत्येक वर्ग इंच से 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है भाई। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसे बोलते हो आप, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। तो 1,00,000 हॉर्स पावर के बराबर प्रत्येक वर्ग इंच से क्या निकलती है, सूर्य से हीट, ऊष्मा निकलती है। तो ये था कुछ बेसिक इसके बारे में बात, सूर्य के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सूर्य किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से सूर्य की संरचना हुई थी, कैसे इसका निर्माण हुआ था। देखिए, बताया जाता है जो सूर्य है, सूर्य का जो बिल्कुल केंद्रीय भाग है, इस वाली परत का नाम बताया जाता है कोर। इसे बोलते हैं क्या, कोर, यानी केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं भाई केंद्र, ठीक है। फिर इस केंद्र के ऊपर वाली जो परत पाई जाती है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के केंद्र के जो चारों ओर परत बनी हुई है, ये है नंबर 2। इसका नाम है विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है, यानी रेडिएशन जोन के नाम से इसे जाना जाता है, रेडिएशन जोन। अब जो ये विकिरण क्षेत्र है, इस विकिरण क्षेत्र से क्या निकलती हैं, विकिरण क्षेत्र से ही एक्सरे और अल्ट्रावायलेट किरणें इसी एरिया से, जो ये सेकंड वाला जोन दिख रहा है, यहीं से ही प्रसारित होती हैं भाई। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट, यूवी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, यूवी यानी अल्ट्रा वॉयलेट, तो अल्ट्रावायलेट यानी हिंदी में पराबैंगनी विकिरणें निकलती हैं और एक्सरे निकलती हैं। ये अगर हमारी आंखों तक पहुंच जाए तो हमारी आंखों की कोशिकाओं को क्या कर देंगी, ये खराब कर देंगी, और जिसके कारण इंसान अंधा हो जाता है। तो उस टाइम पर ये और भी ज़्यादा होती हैं जब सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है तब। तो जो अल्ट्रावायलेट है वो इस दूसरे पार्ट से ही निकलकर बाहर की तरफ चलती हैं, ये है सेकंड पार्ट। फिर इस पार्ट के ऊपर
सूर्य के इस पार्ट के ऊपर, ये क्या है, थर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन। क्या कहते हैं भाई, कन्वेक्शनल जोन के नाम से इसे जाना जाता है। ये है संवहन क्षेत्र, इसको रफ कर देते हैं। फिर संवहन क्षेत्र के ऊपर करीबन ये मान लो आप 300 किलोमीटर की मोटाई तक फिर पाया जाता है, इसके ऊपर चौथी लेयर पाई जाती है। और इस नंबर 4 वाली जो लेयर है इसका नाम है भाई, इसे कहा जाता है, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे बना देते हैं, ये है नंबर 4, इसको कहते हैं भाई प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फिर इस फोटोस्फीयर के ऊपर फोटोस्फीयर के ऊपर नंबर 5 पर जो पाई जाती है इसको कहा जाता है वर्णमंडल। इसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है, वर्णमंडल। ये होते क्या हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं तब बताएंगे। फिर लास्ट में क्रोमोस्फीयर के ऊपर जो पाई जाती है नंबर 6 वाली लेयर, ये साइड में से बना देते हैं, ऊपर नीचे गैप नहीं रहा तो यहां से बना देते हैं। ये है नंबर 6 और इसको कहा जाता है हिंदी में सूर्य किरीट। क्या कहते हैं, सूर्य किरीट, यानी इसको बोलते हैं कोरोना। इसे किस नाम से जाना जाता है, कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य कितनी परतों से, छोटी मोटी कितनी परतों से मिलकर बना है, 6 परतों से मिला है। आमतौर पर हमको 4 परतें बताई जाती हैं, लेकिन ये क्लास हम बिल्कुल 0 से लेकर कोशिश कर रहे हैं इसको हाई से हाई लेवल तक लेके जाने की। तो क्या है, यहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर क्या कितनी परतें बनती हैं, 6 परतें बनती हैं। बिल्कुल बीच के भाग को क्या कहते हैं, कोर बोलते हैं, यानी केंद्र बोलते हैं। और केंद्र के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है, रेडिएशन जोन पाया जाता है, यानी विकिरण क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। फिर इसके ऊपर पाया जाता है नंबर 3 पर संवहन क्षेत्र, यानी कन्वेक्शनल जोन, फिर यहाँ पर पाया जाता है। फिर कन्वेक्शनल जोन के ऊपर पाया जाता है नंबर 4 पर, ये पाया जाता है भाई 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्या, 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, फिर फोटोस्फीयर पाया जाता है, जिसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। पहली बात तो इसका नाम फोटोस्फीयर इसीलिए रखा जाता है भाई, यहाँ पर फोटोन के कण पाए जाते हैं, पार्टिकल जिनको बोलते हैं, किस चीज के, फोटोन के। और फोटोन होता क्या है, जब सूर्य के केंद्रीय भाग से होकर जो हिट है, जो ऊष्मा है, ऊर्जा है जो निकलती है, ये उसके क्या होते हैं, कण होते हैं। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है ये उसी के कण होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो उस फोटोन के कारण ही इस वाली परत का, लेयर का नाम क्या रखा गया है, फोटोस्फीयर रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोस्फीयर के बारे में। तो फोटोस्फीयर की जो मोटाई बताई जाती है, या
जो कन्वेक्शनल जोन है उसके ऊपर इसकी हाइट बताई जाती है। तो बताया जाता है कि 300 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो फोटोस्फीयर के अंदर आता है। लेकिन जो फोटोस्फीयर होता है हर जगह पर इसकी हाइट बिल्कुल 300 किलोमीटर भी नहीं है, कहीं पर उससे कम भी हो जाती है, कहीं पर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो ओवरऑल इसको कितना बताया जाता है, 300 किलोमीटर। फिर फोटोस्फीयर के जो ऊपर होता है वो होता है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर क्या होता है, क्रोमोस्फीयर, यानी वर्णमंडल जिसे कहा जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर पूछा जाता है जो वर्णमंडल होता है वो सूर्य के केंद्रीय भाग से 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर बना होता है। क्रोमोस्फीयर सूर्य के केंद्रीय भाग से 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ गैसों का एक क्षेत्र होता है। यानी क्रोमोस्फीयर के अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम पाए जाते हैं। याद रखना, जो क्रोमोस्फीयर है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलके ही इसका निर्माण हुआ है। तो कई बार ऐसा भी आ जाता है, अब देखो जो गैसों से मिलकर बना है उसको हम वायुमंडल भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का एक मिश्रण है जिसमें बहुत सारी गैसें हल्की भारी मिली हुई हैं और पृथ्वी के ग्रेविटेशन पावर के कारण वो हमारी पृथ्वी से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो क्रोमोस्फेयर भी कुछ ऐसा ही है, ये गैसों का बना हुआ एक आवरण है। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है घुमा फिरा के क्वेश्चन कि सूर्य के वायुमंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, सूर्य के वायुमंडल को किस नाम से जाना जाता है, उसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है पॉइंट, क्या बोलते हैं, सूर्य के एटमॉस्फेयर को इसे कहा जाता है क्या, क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। फिर क्रोमोस्फीयर के बाद सूर्य की बिल्कुल जो बाह्य परत है, सूर्य की जो आउटर लेयर है, उसका नाम रखा गया है सूर्य किरीट यानी कोरोना। अब ये तो थी इनकी परत, और थोड़ा बहुत किसका नाम क्यों रखा गया है, कहाँ से क्या निकलता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब इन परतों में से हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या, एक तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कंप्लीटली सोलर एक्लिप्स जब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, तो उस समय इन 6 में से हमको सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है। तो याद रखना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाश मिलता है हमको, जो परत दिखाई देती है, उसे कोरोना कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाली परत को क्या कहते हैं, कोरोना बोलते हैं। क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन इनमें से कुछ इसी प्रकार का, कहा जाता है कई बार क्या होता है, जो विकिरण क्षेत्र है और संवहन क्षेत्र है, इसको कोर के अंदर ही क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कोर के बाद डायरेक्ट किसको बता देते हैं, फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर के बाद फिर बता देते हैं आपका कोरोना को, इस तरीके से। तो याद रखना, सूर्य का जो भी ये परत है, सूर्य की वो कौन सी परत है जो हमको कभी दिखाई नहीं देती, सूर्य की कौन सी परत हमें दिखाई नहीं देती। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है ना, इसके अंदर ये विकिरण क्षेत्र और कन्वेक्शनल जोन भी आ जाता है। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो हमको कभी भी दिखाई नहीं देता। हम जब सन की तरफ देखते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी है, तो उस समय सूर्य का जो भाग हमको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली कोई सूर्य को देख रहा है और उस टाइम पर जो सूर्य की परत हमको दिखाई देती है वो होती है भाई फोटोस्फीयर। याद रखना, हमें सूर्य की जो परत दिखाई देती है वो कौन सी है, वो फोटोस्फीयर है।
सूर्य का केंद्रीय भाग हमको कभी भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि तारे के अंदर जो न्यूक्लियर इन्फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, वो सिस्टम तारे के केंद्रीय भाग में शुरू होता है। तो सूर्य के भी केंद्रीय भाग में किस चीज का जन्म हुआ था? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन धीरे धीरे करके किस चीज में बदल रहा है? हीलियम के अंदर बदल रहा है। ठीक है। और सब न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य के अंदर कहां पर है? उसके केंद्र में है। तो याद रखना, जब भी सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होगा तो सबसे पहले यहीं पर होगा। शुरुआत भी कहां से हुई थी न्यूक्लियर फ्यूजन की? सूर्य के केंद्रीय भाग से। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, वो सबसे पहले यहीं पर खत्म होगा, यानी इसी केंद्रीय भाग में कंप्लीटली पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में धीरे धीरे किनारों की तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन होना क्या होता है? समाप्त होता है। तो याद रखना, यहीं से ही एनर्जी जनरेट होती है, बनती है। तो यहाँ का तापमान अत्यधिक है, जिस कारण क्या होता है? हमको ये भाग दिखाई नहीं देता। जो फोटोस्फीयर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक फोटोस्फीयर का तापमान पाया जाता है। और जो कोरोना होता है, इसका टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेल्सियस तक क्या है? पाया जाता है, इनके बीच बीच में। क्योंकि जो कोरोना है ये बाह्य परत है, लेकिन ये क्रोमोस्फीयर के ऊपर ही है। ठीक है। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम के एटम पाए जाते हैं। तो ये था कुछ इनकी परतों के बारे में नॉर्मली आपको जानकारी। अब इसके बाद कौन सी लेयर से क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं सूर्य के अंदर गैसों के बारे में। जो सूर्य है, इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है भाई हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है यहाँ पर 70.6%, इतने प्रतिशत। कुछ बुक है वहाँ पर लगभग दे रखा है 71%, 71%, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 70.6%, 70.6% पाई जाती है हाइड्रोजन। ठीक है। यह है नंबर 1 पाई जाने वाली गैस। फिर नंबर 2 पर पाई जाती है हीलियम। नंबर 2 पर कौन पाई जाती है? हीलियम। हीलियम पाई जाती है 27.4%, 27.4%। ये पाई जाती है क्या? सूर्य के अंदर हीलियम गैस। कुछ बुक है उनके अंदर दे रखा है 26.5%। ठीक है, 26.5, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 27.4%। क्योंकि ये चेंज भी तो हो रहा है डाटा भाई, लगातार वो गैस क्या हो रही है? हाइड्रोजन कम हो रहा है और हीलियम बढ़ रहा है। फिर इसके अंदर नंबर 3 पर पाए जाते हैं अन्य गैसें। अन्य गैसें कितनी रह गई? ओनली 2%। ये क्या है? अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब अन्य गैसों में क्या होता है? देखो, किसी को याद नहीं है, हमने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जब तारे के अंदर हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो किस चीज़ में बदल जाता है? हाइड्रोजन चेंज हो जाता है हीलियम के अंदर। हीलियम में पूरा चेंज हो जाएगा। हीलियम फिर धीरे धीरे किस चीज़ में चेंज होता है? कार्बन के अंदर। हीलियम धीरे धीरे करके किस चीज़ में बदल जाता है? कार्बन के अंदर। और फिर कार्बन लास्ट में किस चीज़ में बदल जाता है? पूरा का पूरा भारी पदार्थों में, जैसे लोहा, आयरन। याद रखना, हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम कार्बन में, और कार्बन फिर लास्ट में किस में बदल जाता है? लोहे में। और तारे की क्या हो जाती है? फिर डेथ हो जाती है, तारा मर जाता है।
इस तरीके से न्यूक्लियर फ्यूशन इनके अंदर ख़त्म हो जाता है। तो सूर्य में 70.6% मैक्सिमम पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन, हीलियम 27.4% और अन्य गैसें कार्बन या आयरन वगैरह ये मिलाकर यहाँ पर कितने परसेंट है, 2% है। सूर्य जो है एक मध्यवर्ती आयु का तारा है भाई, याद रखना। सूर्य क्या है, एक मध्यवर्ती आयु का तारा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एक तारे का जो जीवन होता है, जिंदगी होती है, वो होती है 10 बिलियन ईयर, लेकिन सूर्य की आयु कितनी रही है, केवल 5 बिलियन ईयर, 5 बिलियन वर्ष इतनी रही है, यानी हाफ खत्म हो चुकी है, हाफ रहती है। तो सूर्य है एक मध्यवर्ती आयु का तारा। सूर्य का रंग कैसा है भाई? सूर्य के कलर पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है हल्का पीला व नारंगी। ये है सूर्य का रंग, यानी जो तारे मध्यवर्ती आयु में आ जाते हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, हल्का पीला व कुछ नारंगी टाइप में। तो यहाँ तक थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन किए हमने सूर्य के बारे में। अब सूर्य के बारे में और आगे चलते हैं, देखते हैं भाई सूर्य के अंदर और क्या क्या सिस्टम है। इन सभी परतों में से जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो कोर का ही है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। फिर देखिए जो फोटोस्फीयर है ना, फोटोस्फीयर के अंदर कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ धब्बे बन जाते हैं कहीं कहीं पर, ऐसा नहीं हर जगह पर बनते हैं। ये काफ़ी सालों में ये प्रक्रिया एक बार होती है, करीबन ये मान लो आप 11 साल में एक बार ही सूर्य के अंदर क्या होता है, फोटोस्फीयर के अंदर कहीं कहीं पर कुछ धब्बे बनते हैं काले रंग के। उन धब्बों को कहा जाता है क्या, उन धब्बों को कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक के नाम से इन्हें जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको सन स्पॉट्स, इंग्लिश में बोलते हैं सन स्पॉट्स, सौर कलंक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनको सन स्पॉट्स कहते हैं। अब सन स्पॉट्स के बारे में भी बात करेंगे भाई, एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम केवल एक ही लेयर बनाते हैं, वो बनाते हैं हम फोटोस्फीयर, क्योंकि फोटोस्फीयर के अंदर काफ़ी बातें ऐसी हैं जो हमको पता चलेंगी। अब माना ये इतनी बड़ी हमने बना ली, क्या हमारी फोटोस्फीयर, ये हमने फोटोस्फीयर बना लिया, प्रकाश मंडल, ठीक है। तो फोटोस्फीयर में क्या होता है, करीबन 11 साल में एक बार ही सनस्पॉट का निर्माण होता है। अब सनस्पॉट बनते किस कारण है, जब कन्वेक्शनल जोन से या फिर भाई रेडिएशन जोन से जो सौर हवाएं आती हैं, यानी जो हीट आती है, उस हीट में विस्फोट के कारण क्या होता है, कई बार फोटोस्फीयर के अंदर आकर फोटोन, इनमें विस्फोट होने के कारण क्या होता है भाई, यहाँ पर विस्फोट के कारण यहाँ पर इन धब्बों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि भाई फोटोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फोटोस्फीयर में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब ये हिट आती है और उनसे टकराती है तो कई बार यहाँ पर क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण इन धब्बों का निर्माण होता है। और इन धब्बों को
क्या नाम दिया गया है? इन्हें नाम दिया गया है सन स्पॉट्स, ठीक है, यानी सौर कलंक, सौर कलंक, या फिर इसे हिंदी में एक और कहते हैं सौर धब्बा, सौर धब्बा। अब ये जो सौर कलंक या सन स्पॉट होते हैं, ये होते हैं भाई ठंडे। कैसे होता है ये स्पॉट होता है ठंडा, यानी इतना भी ठंडा नहीं। कहने का मतलब है इन स्पॉट्स का जो टेम्परेचर होता है वो अपने आसपास के तापमान से, इनका टेम्परेचर अपने आसपास के तापमान से करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। आ गई बात समझ में? यानी फोटोस्फीयर के ऊपर जो क्रोमोस्फीयर है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के एटम है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं जो अत्यधिक जबरदस्त तापमान वाली हैं। तो उस एरिया के सामने क्या है, जो सौर सनस्पॉट बनते हैं उनका तापमान क्या होता है? वो बहुत ही कम होता है, यानी करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पाया जाता है सौर कलंक के आसपास के तापमान से। किसका? सनस्पॉट का, यानी सौर कलंक का। याद रखना। तो आपसे पूछेंगे एग्जामिनर कि सनस्पॉट, सौर कलंक का निर्माण सूर्य की कौन सी परत में होता है? क्या कहेंगे हम? फोटोस्फीयर। सनस्पॉट्स कितने साल में एक बार बनते हैं? तो ये करीबन भाई 11 साल में इनका एक बार क्या होता है? निर्माण होता है। सनस्पॉट्स का तापमान अपने आसपास के तापमान से कितना कम होता है? तो क्या कहेंगे? 1500 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। क्लियर है भाई यहाँ पर? फिर आगे इसके अंदर क्वेश्चन। अब मैं एक सनस्पॉट बना लेता हूँ। माना ये क्या बना लिया मैंने? सनस्पॉट बना लिया, ये बना दिया सनस्पॉट्स। ये है सनस्पॉट्स का केंद्र। जो सनस्पॉट्स का केंद्र होता है, ये क्या है? सनस्पॉट्स का केंद्र है भाई। तो ये जो केंद्र होता है ये होता है काले रंग का। इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। हाँ, यानी काला रंग लिख देते हैं हम यहाँ पे। सनस्पॉट्स का केंद्रीय भाग कैसे रंग का होता है? ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का होता है भाई, ठीक है। और इस केंद्रीय भाग को नाम दिया गया है अंबरा। अंबरा बोलते हैं भाई। सनस्पॉट्स के केंद्रीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सनस्पॉट्स के केंद्रीय भाग को अंबरा के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। और अंबरा का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। क्लियर? फिर सनस्पॉट्स की जो आउटर लाइन होती है, बाह्य परत, ये क्या है? इसकी बाह्य परत। तो सनस्पॉट्स की बाह्य परत का जो नाम है, इसका नाम होता है भाई परेनुम्ब्रा। परेनुम्ब्रा, याद रखना। केंद्रीय भाग को अंबरा और सनस्पॉट्स के बाह्य भाग को, आउटर लेयर को किस नाम से जाना जाता है? परेनुम्ब्रा के नाम से जाना जाता है। फिर केंद्र से लेकर इस आउटर लेयर तक के बीच के भाग को, इसे भाई फैकुला बोलते हैं। फैकुला के नाम से इसे जाना जाता है। मैं इसको बड़े वर्डों में लिख देता हूं, किसी को नहीं दिख रहा हो। इसे कहा जाता है क्या? फैकुला। ठीक है, क्या कहते हैं? फैकुला। यानी सनस्पॉट्स का चमकीला व गर्म भाग किस नाम से जाना जाता है? फैकुला के नाम से। तो फैकुला की क्वालिटी क्या होती है? ये होता है चमकीला, क्योंकि यहाँ पर तापमान होता है, वही चमकता है, चमकीला। और ये क्या होता है? गर्म होता है।
चमकीला और गर्म। और जो अंबरा होता है ये कैसे रंग का, काले रंग का। बाह्य परत प्रेनुम्ब्रा होती है। तो अंबरा और प्रेनुम्ब्रा यानी जो बीच का भाग दिख रहा है चमकीला और गर्म, उसको क्या कहते हैं, फेकुला कहते हैं। ठीक है। और जो सन स्पॉट होता है, सन स्पॉट का एक अन्य नाम भी है, इसे ग्रेनुल के नाम से भी जाना जाता है। सन स्पॉट्स को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेनुल के नाम से भी सन स्पॉट्स को जाना जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेनुल। ठीक है। तो ये थी इसके अंदर बनने वाले क्या, सन स्पॉट्स। अब ये कितने टाइम के लिए, एक बार बनने के बाद ये कितने टाइम तक बने हुए रहते हैं, तो भाई 11 साल में एक बार इनका निर्माण होता है। और एक बार बनने के बाद ये कुछ महीनों तक ही रहते हैं, कुछ दिन तक भी, कुछ दिन होंगे फिर उसके बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने रहेंगे, एक साल भी ये नहीं पकड़ पाते, उससे पहले ही ये मिट जाते हैं। तो अगर लाइव पूछे ना आपसे कि सन स्पॉट्स कितने टाइम के लिए बनते हैं, तो कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए ही इनका निर्माण होता है और ये अपने आप ही ऐसे खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये था फोटोस्फीयर के अंदर बनने वाले सन स्पॉट्स के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी। अब इसके बाद क्या होता है, जब फोटोस्फीयर से फोटोन निकलती है, फोटोन यानी जो उष्मा होती है उसके जो कण निकलते हैं, उन कणों को फोटोन कहते हैं। हिट के कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो जब ये फोटोन निकलते हैं, तो अब बनाते हैं हम क्रोमोस्फीयर, यानी ये तो माना क्या है, फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर के ऊपर फिर पाया जाता है क्या, कौन सी लेयर भाई, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, वर्णमंडल। फोटोस्फीयर से जब हिट निकलती है कुछ इस तरीके से, फोटोस्फीयर से कुछ हिट निकलती है, तो क्या होता है, जब, क्योंकि देखो फोटोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कण, और इससे निकलने वाले वो कण होते हैं फोटोन के रूप में बहते हैं और आगे पहुंचते हैं क्रोमोस्फीयर में। जब कई बार ऐसा होता है कि ये कण क्रोमोस्फीयर के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम होते हैं, उन एटम से टकरा जाते हैं। उन एटम से क्या करते हैं, ये टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद ये क्या करते हैं, ये सौर ज्वाला के अंदर बदल जाते हैं। किस चीज में बदल जाते हैं, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला में बदल जाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर के नाम से इसे जाना जाता है, सौर ज्वाला। जब उनसे टकराते हैं कई बार, तो टकराने पर क्या हो जाता है, इनके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने पर इसे किस नाम से जाना जाता है, सौर ज्वाला के नाम से इन्हें जाना जाता है। सोलर फ्लेयर या सन फ्लेयर के नाम से इन्हें जाना जाता है। यही वो सन फ्लेयर होता है भाई, जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल तक ये पहुंचता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल से फ्रैक्शन होने के कारण, घर्षण होने के कारण ये क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, और ऐसे प्रकाश को कहा जाता है अरोरा लाइट। क्या कहते हैं, अरोरा लाइट। अरोरा लाइट के बारे में बताएंगे आपको क्या होती है। तो इस तरीके से क्या बनती है, सौर ज्वाला बनती है। अब देखो, फोटोस्फीयर से निकलती है इस तरीके से क्या, वेव निकलती है, हिट निकलती है। रियल में देखो मैं बना देता हूं, ये वेव होती है, इनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ऐसी होती हैं,
और ऐसी वेव को कहा जाता है शॉर्ट वेव। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव, यानी हिंदी में कहते हैं इनको लघु तरंग। हिंदी में क्या कहते हैं? लघु तरंग। तो याद रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कौन सी तरंगों के रूप में पहुंचता है? ये पहुंचता है भाई लघु तरंगों के रूप में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किन तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। एक होती है लॉन्ग वेव, और एक होती है शॉर्ट वेव, यानी दीर्घ तरंग, और एक होती है लघु तरंग। देखो, जो लघु तरंगे हैं ये तो जो दीर्घ तरंगे हैं लॉन्ग वेव, ये होती हैं ऐसी शेप में, ऐसे। और जो लघु तरंगे होती हैं वो होती हैं ऐसे, इस तरीके से। ये है लॉन्ग वेव, ये है शॉर्ट वेव। अब सूर्य से क्यों निकलती हैं लघु तरंगे, लॉन्ग वेव दीर्घ तरंगे क्यों नहीं निकलती? इसका एक रीजन है। देखो, जो भी वस्तु जितना जबरदस्त हिट करेगी, गर्म होगी, उसमें से तरंगे जो होंगी वो उतना ही बैंड होंगी, इस तरीके से याद रखना। तो सूर्य क्या है? सूर्य तो एक आग का गोला है, बिल्कुल। सूर्य तो सबसे ज़्यादा हिट करता है। तो अत्यधिक मात्रा में गर्म होने के कारण ही जो वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में गर्म होती हैं उनसे तरंगे उतना ही लघु रूप में निकलती चली जाएंगी, और जो वस्तुएं कम गर्म होती हैं उसमें से निकलती हैं लॉन्ग वेव दीर्घ तरंगे। जो वस्तुएं कम गर्म होती हैं उसमें से निकलती हैं दीर्घ तरंगे, और जो वस्तुएं अत्यधिक गर्म होती हैं उनमें से निकलती हैं लघु तरंगे। तो याद रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कौन सी तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। और सूर्य का जब ये प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो लघु तरंगों के रूप में आता है, और इन लघु तरंगों की जो स्पीड होती है वो होती है भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना, सूर्य का प्रकाश लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, और इस प्रकाश की इन तरंगों की स्पीड कितनी है हमारी पृथ्वी पर आने तक? 3 लाख किलोमीटर। इतनी जबरदस्त स्पीड से ये तरंगे हमारी तरफ आती हैं। फिर ऐसे भी बोल देता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, न बोले मील में पूछ ले तो इसको आपको बताना है या 1,86,000 मील पर सेकंड। याद रखना, किलोमीटर में न ऑप्शन में, मील में पूछ रखा हो आंसर, तो 1,86,000 मील पर सेकंड बोल दो, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के नाम से आप इसे कह सकते हो। तो किलोमीटर में 3 लाख बनेगा और मील में 1,86,000 मील पर सेकंड। तो इतनी स्पीड से ये क्या होता है हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी सन का एक पार्ट और रह जाएगा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास रही है वो सन पर रही है, किस तरीके से यहाँ पर वेव काम करती है, क्या सिस्टम होता है, आगे ये वेव किस तरीके से हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, क्या अरोरा लाइट होती है, किस तरीके से सिस्टम बनता है, हम अपनी अब नेक्स्ट 2-3 बाद जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास आएगी उसके अंदर करेंगे। सन पार्ट 2 बनाएंगे, फिर ये पार्ट 1 रहेगा, सन पार्ट 1, वो सन पार्ट 2 के रूप में आएंगी। तो उसके अंदर बताएंगे हमको कि अरोरा लाइट क्या होती है, किस तरीके से ये हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना भाई, जिससे आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना,
काफ़ी है। ठीक है।